हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो हम लोगों ने 10th चैप्टर 12th क्लास के मैथमेटिक्स का जो कि वेक्टर अलजेब्रा उसका कंप्लीट स्टडी कर लिया था और पूरा चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। अगर वो चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि है 3D ज्योमेट्री, दैट मीन्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और अगर ये वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा था तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल लगभग वेक्टर की तरह है। अगर आप लोगों ने वेक्टर की पूरी सीरीज नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। पूरा वेक्टर चैप्टर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर इस चैप्टर को देखना। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम 3D ज्योमेट्री। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुआ करते थे। तो वैसे तो वेक्टर में आप लोगों ने समझ ही लिया था, बट फिर भी देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। तो ए बी सी जो आई जे के साथ बैठे हुए हैं वो इनके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। डायरेक्शन रेशियोज, तो ये जो ए बी और सी है वो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस के लिए सबसे पहले हमें इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता था। वो कैसे निकालते थे हम? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, ये तो हो गया ए वेक्टर। डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर जो अब ये जो मैग्नीट्यूड आता था वो एक एक बार तीनों के साइड डिवाइड हो जाता था। यानी हम बात करें अगर यूनिट वेक्टर की तो वो ये बन चुका है। यूनिट वेक्टर के साथ जो आई जे के कोफिशिएंट्स रहते थे वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हुआ करते थे। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन की अगर हम बात करें तो इसको हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करते थे। तो एल क्या होगा? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर m की बात करें तो वो क्या होगा? b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर n की बात करें तो वो क्या होगा? c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी सिंपल कोई वेक्टर दिया है और उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, बट डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें क्या करना होता है? उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है। यूनिट वेक्टर के आईजेके के साथ वाले कोएफिशिएंट्स जो हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। जैसे कि हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाला, अब ये मैग्नीट्यूड तीनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो आई कैप के साथ क्या बचेगा? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो उसको हम एल बोलते हैं, यानी डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन से डिनोट करते हैं। फिर एक छोटा सा पॉइंट जो था, वो पॉइंट हमें याद रखना था कि डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन जो एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तीनों का सम कर दें तो वो 1 के बराबर होता है। ये चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप, 3 जे कैप और 4 के कैप। तो इस वेक्टर के साथ जो आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं वो तो इनके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो वो तो हो जाएगा 2, 3 एंड 4। तो ये तो डायरेक्शन रेशियो हो गए। बट डायरेक्शन कोसाइन के लिए सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा? इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर कितना है? 2 आई कैप, 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का? आप लोगों को आता होगा क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में हमने ये पढ़ रखा है। इनके जो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका स्क्वायर करके रूट के अंदर सम कर दो। तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। तो जो यूनिट वेक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। और नीचे आ गया हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो इसको जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस 4 13 और 13 6 हो जाएगा हमारा 29 बन जाएगा ये। तो यानी कि 2 आई कैप, 3 जे कैप और 4 के कैप जो है वो नीचे रह जाएगा रूट 29।
अब ये √29 जो है वो एक एक बार तीनों के साथ चला जाएगा, तो ए का यूनिट वेक्टर जो आएगा वो आएगा 2/√29 आई कैप, 3/√29 जे कैप और 4/√29 के कैप। तो अब जो इसके यूनिट देखो डायरेक्शन रेशियो क्या है, सिंपल उस वेक्टर के साथ जो भी कोएफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्शन रेशियो होंगे, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ा और उस यूनिट वेक्टर के साथ में जो भी कोफिशिएंट होंगे वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे, यानी कि LMN। ये L है, ये M है और ये N है। तो अगर DC की बात करें, डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें, जिनको हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है 2/√29, 3/√29 और 4/√29। तो होप आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का जो रिलेशन है या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि डीसी जो होते हैं उनमें एक रिलेशन होता है कि तीनों डीसीज का अगर स्क्वायर करके सम करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। तो वो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो अभी हम डायरेक्शन कोसाइंस हमने निकालना सीखा। अब मान लो वेक्टर नहीं दिया, हमें एंगल दिए हैं, तब हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाल सकते हैं, तो अभी हम वो पढ़ेंगे। आप उसको नोट कर लीजिए। अब देखो यदि हमें एंगल्स दिए हों कि जैसे हमसे बोला कि एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन जो है वो एंगल बना रही है अल्फा और वाई एक्सिस के साथ में लाइन बना रही है, सॉरी एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है थीटा और वाई एक्सिस के साथ कोई लाइन जो है वो एंगल बना रही है अल्फा और जेड एक्सिस के साथ में अगर कोई लाइन जो है वो एंगल बना रही है बीटा, तब हम कैसे निकालें। तो जो एल होता है वो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है थीटा, तो एल इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर m की बात करें तो m y एक्सिस के साथ बनने वाली डायरेक्शन कोसाइन होती है, तो y एक्सिस के साथ अल्फा एंगल है तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। और जो n की बात करें वो n मतलब z एक्सिस के साथ बन रहा है बीटा एंगल, तो यहाँ पर कॉस का बीटा। यानी एंगल भी दिए हों कि कोई भी लाइन तीनों एक्सिस के साथ कैसे कैसे एंगल या कितने कितने एंगल्स बना रही है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, कॉस में उस एंगल को रख के उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। तो वो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो यार अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 जो कि बड़ी इजी रहने वाली है। तो देखो एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90, 135, 45 विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस देन फाइंड डीसीज। तो ये जो एंगल हमें दिए हैं तो डीसी निकालना हमें आता है। मान लिया कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा और थीटा कितना दिया हमें 90 डिग्री और y एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमने मान लिया अल्फा है और अल्फा कितना दे रखा है हमें 135 डिग्री और z एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमने मान लिया बीटा है और बीटा कितना दे रखा है हमें 45 डिग्री। तो यार अब डायरेक्शन कोसाइन LMN निकालना बड़ी बात नहीं है हमारे लिए क्योंकि हम पढ़ के आए हैं। तो LMN जो होगा डायरेक्शन कोसाइन L क्या होगा, L हो जाएगा cos थीटा और cos और थीटा कितना है 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0। m की बात करें तो वो हो जाएगा y एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल अल्फा यानी cos अल्फा और cos अल्फा की बात करें तो अल्फा है 135। अब cos 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 45। अब देखो cos 90 प्लस, तो 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, तो 90 प्लस आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां से यहाँ तक 90 और 90 के आगे प्लस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है और कॉसेक पॉजिटिव रहता है तो कॉस तो नेगेटिव होगा। 90 पर चेंज भी होता है तो कॉस चेंज होकर के क्या बन जाएगा साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू देखो माइनस है तो माइनस लगा दिया, साइन 45 होता है 1/√2 तो ये m की वैल्यू भी आ गई। अब चाहिए हमें n, तो n क्या होगा z एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल cos बीटा और बीटा कितना दे रखा है हमें 45 यानी cos का 45 और cos 45 कितना होगा 1/√2। तो फाइनली जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए वो कितने हो गए LMN हम जिसको कहते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास आ चुके हैं 0, माइनस का 1/√2 और 1/√2। तो वो पहला क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने थे, एंगल दिए थे और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रखा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन
किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं जो कि इक्वल एंगल बना रही है, किससे? कोऑर्डिनेट एक्सिस से। यानी एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस पर ही वो कैसे एंगल बना रही है? सेम एंगल बना रही है। अगर ऐसा है तो फिर एल एम एन जो तीनों हैं क्या वो सेम होंगे? क्योंकि तीनों का एंगल सेम है। जब अल्फा, थीटा और बीटा तीनों सेम होंगे, अगर ये सेम है तो फिर क्या एल एम एन की वैल्यू भी सेम आएगी? क्योंकि कॉस के अंदर हमें वही एंगल्स रखने हैं। तो एल एम एन जो कि होंगे वो मान लेते हैं कि कॉस अल्फा होंगे। ठीक है, हमने मान लिया कॉस अल्फा है। अगर एक कॉस अल्फा है तो क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहे हैं तो तीनों ही कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हमने मान लिया कि सबके सब कितने हैं? कॉस अल्फा। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, देखो हम एक रिलेशन पढ़ के आए हैं डायरेक्शन कोसाइंस का कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो एल भी कितना है हमारा? कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। एम भी कितना है हमारा? कॉस अल्फा ही होगा, क्योंकि इक्वल एंगल बना रहे हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस भी इक्वल होंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, वाई एक्सिस के साथ भी अल्फा एंगल बना रहा है, जेड के साथ भी अल्फा, तो एन पर भी कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। और सामने कितना आ रहा है? 1। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर मिलकर के 3 cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। 3 cos स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? हमारे 1 के बराबर। तो अगर हमें सिर्फ cos स्क्वायर अल्फा चाहिए तो ये 3 उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। यानी cos स्क्वायर अल्फा हमारे पास कितना आ चुका है? 1/3। अब जब हम देखेंगे हमें सिर्फ cos अल्फा चाहिए तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। अगर हम सिर्फ cos अल्फा देखने जा रहे हैं तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। यहां से स्क्वायर हटा, वहां रूट आएगा, लेकिन प्लस और माइनस के साथ। तो प्लस माइनस 1/3 रूट के अंदर, तो प्लस माइनस 1/3। और हम चाहें तो 1 को अलग कर सकते हैं, नीचे रख सकते हैं √3, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो cos अल्फा जो आ गया वो आ गया प्लस माइनस 1/√3। अब क्योंकि तीनों के साथ इक्वल एंगल बन रहे थे तो तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम ही होंगे। तो जो डायरेक्शन कोसाइन है हमारे पास वो क्या आ चुके हैं? तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? प्लस माइनस 1/√3। तो प्लस माइनस 1/√3 ये एल हो गया, प्लस माइनस 1/√3 ये एम हो गया, और प्लस माइनस 1/√3 ये एन हो गया। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास आ गए जो कि इक्वल बन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों इक्वल एंगल पर तीनों जो है एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहे थे। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए और फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ अ लाइन हैज द dr -18 और 12 -4 देन फाइंड dc's। मतलब किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज जो है वो -18, 12 और -4 है, तो हमें उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेट डायरेक्शन रेशोज यानी drs A is equal to -18 and B is equal to 12 and C is equal to -4। तो जब डायरेक्शन रेशोज हैं इसका मतलब अगर इससे हम वेक्टर बनाएंगे तो वो बनेगा 18 i कैप 12 j कैप और -4 का k कैप। तो देखो फिर हमने पढ़ा था सबसे पहले कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है। अगर डायरेक्शन रेशोज हमारे पास हैं, एंगल नहीं है, डायरेक्शन रेशोज हैं, तो a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। कब? जब हम l की वैल्यू निकाल रहे हैं। l मतलब x एक्सिस के साथ बनने वाला डायरेक्शन कोसाइन, तो x एक्सिस के साथ बनने वाला डायरेक्शन रेशो ऊपर होगा और नीचे उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम होगा। फिर अगर हम m की बात करें तो m y एक्सिस के साथ यानी b ऊपर होगा और नीचे उसके मैग्नीट्यूड का सम होगा, a² प्लस b² प्लस c²। फिर अगर हम n डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो ये वो डायरेक्शन कोसाइन है जो z एक्सिस के साथ बनता है, तो उसमें z एक्सिस वाला डायरेक्शन रेशो यानी c ऊपर हो जाएगा और नीचे वही आने वाला है a² प्लस b² प्लस c²। और ये सबसे पहले ही पढ़ा था हमने। अब a की वैल्यू -18 थी, वो ऊपर रख दी, √a² प्लस b² प्लस c²। तो -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हमें सम करना पड़ेगा। तो माइनस का 18 अपॉन 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 324। ठीक है, ये 324 हो जाएगा। फिर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा। अब इसको सबको ऐड कर लो, तो माइनस का 18 अपॉन √324 प्लस 144 प्लस 16 करेंगे
तो 144 प्लस 16 हो जाएगा 160, और 160 में 324 को और ऐड करना है तो 384, 484, ये कितना हो जाएगा 484 अंडर रूट के अंदर। तो 484 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है भाई? तो 484 जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है किसका? वो 22 का स्क्वायर रूट होता है। किसका? 22 का। तो फिलहाल जो L की वैल्यू आ गई हमारे पास में वो कितनी आ गई? माइनस का 18/22, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9 11, यानी माइनस का 9/11। अब हम इसकी बात करें तो b का डायरेक्शन रेशो ऊपर b कितना है 12, और नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो कि हम निकाल चुके हैं 484 होता है, और वो कितना होता है 484 जो है वो 22 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 22, फिर हम कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, यानी 6/11 इसका डायरेक्शन कोसाइन। फिर c को ऊपर रखना है, यानी -4 ऊपर आ जाएगा, नीचे 22 आ जाएगा जो कि इसका स्क्वायर होता है। अब 2 2 जा 4 और 11, यानी माइनस का 2/11। तो फाइनली जो डीसीज हमसे निकलवाने थे, क्या वो डीसी हम निकाल चुके हैं? कितना होगा? पहला तो होगा माइनस का 9/11, फिर है 6/11, और फिर है माइनस का 2/11। तो बड़ा ही इजी था, डायरेक्शन रेशोज दिए थे हमें और हमें डायरेक्शन कोसाइन निकलवाया था। बड़ा इजी, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 एंड -1 5 8 7 आर कोलिनियर। इनको हमें कोलिनियर प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो लेट हमने मान लिया कि ये पॉइंट जो है वो पी क्यू आर के फॉर्म में। पी पॉइंट जो है वो है 2 3 एंड 4, एंड क्यू पॉइंट जो है वो है -1 -2 एंड 1, एंड जो आर है वो कितना हमारे पास में 5 8 7। तो इन पॉइंट से बनने वाली, अगर ये तीनों कोलिनियर होंगे, जैसे यहाँ पर P होगा, मान लो यहाँ Q होगा और यहाँ पर R होगा, अगर ये कोलिनियर होंगे तो PQ और QR इस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो देख लेते हैं अगर ये कोलिनियर हैं तो PQ वेक्टर अगर हम बनाएं तो वो क्या बनेगा? Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। Q वेक्टर मतलब ये -1 और उसमें से माइनस करेंगे 2 को, I कैप, प्लस -2 और उसमें से माइनस करेंगे 3 को, J कैप, प्लस 1 उसमें से माइनस करने वाले हैं 4 को, K कैप। तो यहां से PQ वेक्टर जो है वो हमारा निकल के आएगा -1 और -2 मिलकर के -3 I कैप, और -3 और -2 मिलकर के -5 J कैप, और 1 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा, और प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 3K। ये PQ वेक्टर हो गया। अब ऐसे हम एक काम करते हैं, QR वेक्टर भी निकाल लेते हैं। R वेक्टर माइनस Q वेक्टर। R वेक्टर ये रहा, तो 5 में से माइनस करेंगे खुद -1 को, ये हो जाएगा I कैप, प्लस 8 में से माइनस करेंगे खुद -2 को, ये हो जाएगा हमारे पास J कैप, प्लस 7 में से माइनस करेंगे हम 1 को, तो ये हो जाएगा K कैप। अच्छा, अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो इसके पहले वाला चैप्टर जो वेक्टर था उसको कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसका बहुत यूज यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। QR वेक्टर जो हमें निकालना होता है तो हम निकालते हैं टर्मिनल पॉइंट, यानी R, टर्मिनल मतलब एंडिंग का, माइनस इनिशियल मतलब Q, ऐसे हम निकाल लेते हैं। तो QR वेक्टर जो है वो हमारे पास कितना आ गया? 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 6 का I कैप, और उधर 8 प्लस 2 कितना, माइनस माइनस प्लस होंगे तो हो जाएगा 10 J कैप, और उधर 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 K कैप। तो अब PQ वेक्टर भी हमारे पास में, और हमारे पास में QR वेक्टर भी आ गया। तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था, अगर दो लाइन के बीच में कुछ कंडीशंस होती थी A1 B1 A1 A2 B1 B2 और C1 C2 में, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई दो लाइन पैरेलल्स हैं या फिर एक ही बार कट कर रहे हैं, या फिर कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के जस्ट ऊपर है। तो अगर कोइंसिडेंट प्रूव कर दिया तो उसके कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक दूसरे के जस्ट ऊपर, तो इसका मतलब ये तीनों कोलिनियर भी होंगे। जब कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर है तो सेम लाइन पर तो बनी रही होंगी ना, को का मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन पर। तो हमें करना है, देखो अब A1 कितना होगा और A2, B1 और B2 निकाल लेंगे हम, C1 और C2। तो भाई A1 कितना है PQ लाइन से -3,
B1 कितना है -5 और C1 कितना है -3। यहाँ से A2 कितना है 6, B2 कितना है 10 और C कितना है 6। तो देखते हैं भाई A1 अपॉन A2 माइनस, देखो A1 अपॉन A2 अगर हम निकालने की बात करें तो माइनस का 3/6 और 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 यानी हो गया माइनस का 1/2। ऐसे हम B1 अपॉन B2 निकालने की कोशिश करते हैं तो B1 माइनस का 5 और B2 हो जाएगा 10, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ऐसे हम C1 C2 निकालने की कोशिश करते हैं तो C1 है हमारे पास -3 और C2 है 6, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 ये भी हो गया माइनस का 1/2। क्या तीनों सेम आ गए? इसका मतलब है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, कहीं भी नहीं रुक रहा है। तो याद करो 10th क्लास में हमने पढ़ा था और पिछले वाले चैप्टर में भी ऐसा एक क्वेश्चन था, ये किसकी कंडीशंस होती थी? तो ये होती थी हेंस द लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन, एक के ऊपर दूसरी लाइन, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो कोलिनियर भी होगी। अगर ये लाइंस कोलिनियर हैं तो फिर ये किस पॉइंट से बन रहे हैं? वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन पर आ रहे होंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। वो आप लोगों को समझ आ गया, वो कोई भी इसमें बड़ी चीज नहीं थी। और देखो ये चैप्टर के पहले वेक्टर अलजेब्रा हमने कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 10। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि फाइंड द डीसीज यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 3, 5, -4, -1, 1, 2 and -5, -5, -2। तो हमें कोई ट्रायंगल दिया है जिसके वर्टिसेस हमें दिए हैं। तो मान लिया हमने एक ट्रायंगल एबीसी है, ए के वर्टिसेस हैं 3, 5, -4, बी के वर्टिसेस हैं -1, 1, 2 एंड सी के वर्टिसेस हैं -5, -5, -2। अब इनका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है साइड्स का। तो इसमें कितनी साइड्स हैं? 3। तो तीनों साइड्स के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो तीनों साइड के डायरेक्शन कोसाइन अगर हमें निकालने हैं उसके पहले हमें साइड का वेक्टर मालूम होना चाहिए। तो जैसे पहली साइड है हमारी ए बी, तो ए बी वैक्टर निकालेंगे। तो ए बी वैक्टर कैसे निकाला जाता है? टर्मिनल माइनस इनिशियल, यानी बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो ये रहा बी के कोऑर्डिनेट, ये रहे ए के कोऑर्डिनेट। तो -1 में से करेंगे -3 को, तो -1 -3 आई कैप। फिर 1 में से माइनस करेंगे 5 को, तो ये हो गया 1 -5 जे कैप। फिर 2 में से माइनस करेंगे -4 को, तो 2 में से माइनस किया -4 को और ये हो गया के कैप। हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और -3 मिलकर के हो जाएगा -4 आई कैप। और 1 और -5 को देखेंगे तो यहाँ से निकलेगा -4 जे कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ से क्या निकलने वाला है 6 का के कैप। अब हम बीसी देखो दूसरी साइड हमारे पास देखो एक तो ए बी साइड है और एक एसी साइड है और एक बीसी साइड है। तो हम बीसी साइड निकालने की कोशिश करते हैं। तो टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो सी माइनस बी। तो सी वेक्टर कितना हमारे पास -5, इसमें से बी को माइनस करना है। तो -5 में से माइनस करना है खुद -1 को, तो -5 -1 आई कैप। फिर -5 में से माइनस करना है 1 को, तो -5 में से माइनस किया 1 को और ये हो गया जे कैप। फिर -2 में से माइनस करना है 2 को, तो माइनस का 2 और उसमें से माइनस करना माइनस का 2 का ये हो गया के का। बी सी माइनस बी कर रहे थे ना, तो सी माइनस बी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 5 यानी -4 आई का। -5 -1 हो जाएगा -6 जे कैप, -2 हो जाएगा -4 के कैप। अब ऐसे ही हमें एक और साइड निकालनी है एसी साइड। तब देखो एसी वेक्टर अगर हम निकालेंगे, एसी वेक्टर कैसे निकलेगा? टर्मिनल माइनस इनिशियल यानी सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? देखो सी में से ए को माइनस करना है यानी -5 में से माइनस करना है -3 को, तो -5 -3 आई कैप। फिर -5 में से माइनस करना है 5 को, तो -5 -5 जे कैप। फिर हमें -2 में से माइनस करना है -4 को, तो -2 और -4 ये हो जाएगा के कैप। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -5 और -3 मिलकर के हो जाएगा -8 आई कैप
और माइनस फाइव मिलकर के हो जाएगा माइनस का 10 जे कैप, और ये -2 लेकिन माइनस माइनस प्लस का 4, तो बचेगा प्लस का 2 के कैप। तो तीनों साइड्स आ चुकी हैं। तो अब हमें इनके डायरेक्शन कोसाइंस और निकालने हैं साइड्स के। तो पहले तो ए बी साइड के डायरेक्शन कोसाइन, तो ए बी का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। दैट मींस ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कितना है, माइनस का 4 आई कैप माइनस का 4 जे कैप हो रहा, और प्लस का 6 के कैप। अब नीचे इनके डायरेक्शन कोसाइंस, तो नीचे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डी आर के स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 6 का 36। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 68, और 68 को हम लिख सकते हैं 2√17, क्योंकि 68 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 17 आएंगे। 2 दो बार आ गया तो रूट के बाहर आ जाएगा, 17 अकेला अंदर रह जाएगा। तो अब ये 2√17 एक एक बार तीनों के साथ जाएगा, तो माइनस का 4/2√17, माइनस का 4/2√17 और 6/2√17। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 से 2 टाइम्स गया, 2 से 2 टाइम्स गया, 2 से 3 टाइम्स गया। तो फाइनली जो इसके बीसी बचे हैं वो कितने बचे हैं, आई के साथ माइनस का 2/√17, जे के साथ माइनस का 2/√17 और के साथ 3/√17। तो अब ऐसे हम निकालेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बीसी लाइन के। तो उसके लिए हमें बीसी का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, बीसी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर में कितना दिया है, ये है बीसी वेक्टर, माइनस का 4 आई कैप माइनस का 6 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 और 4 का फिर से 16। तो बीसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर हम निकाल रहे हैं तो ऊपर तो आता है बीसी वेक्टर विच इज इक्वल टू माइनस का 4 आई कैप माइनस का 6 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। और ये हमने ऐड कर लिया था, कितना आया था, रूट का 68, और रूट 68 को क्या लिखेंगे हम, 2√17। अब ये एक एक बार क्या होगा, तीनों के साथ 2√17 जाएगा, तो माइनस का 4/2√17 माइनस का 4/2√17 आई कैप हो जाएगा, फिर माइनस का 6/2√17 जे कैप हो जाएगा, और माइनस का 4/2√17 के कैप हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 से 2 टाइम्स चला जाएगा, और ये 2 से 3 टाइम्स चला जाएगा, और ये 2 से 2 टाइम्स चला जाएगा। तो फिर जो डीसी बचे हैं, डीसी निकल के आएंगे, वो कितने आएंगे, यहाँ पर तो बचा, देखो 2 से ये 2 टाइम्स चला गया, तो ये बचा माइनस का 2/√17। इसकी बात करें तो ये 3 टाइम्स चला गया था, तो ये बचा माइनस का 3/√17, और के साथ वाला जो कोफिशिएंट है तो वो था 2 टाइम्स चला गया था, तो माइनस का 2/√17। ये हो गए इसके डीसीज। अब हमने देखो 2 लाइंस के डीसी निकाल लिए, ए बी लाइन और बीसी लाइन। अब हमें बस एसी लाइन के डीसी और निकालने हैं, तो इसी तरीके से हम वो भी करेंगे। भाई एसी का सबसे पहले तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू एसी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर। अब एसी वेक्टर कितना हमारे पास, एसी वेक्टर है माइनस का 8 आई कैप माइनस का 10 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। नीचे इसके स्क्वायर का सम, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 168, अंडर रूट के अंदर 168। और 168 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा, देखो तो 2 8 16, 2 4 84 हो गया, ये 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 2 4, 2 1 2, और फिर 3 7 और फिर 7 1 तो 2 का एक पेयर ही तो बन रहा है, 2 का एक पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा और बाकी की सारी चीजें अंदर रहने वाली हैं। ये हो जाएगा 2√42। अब 2√42 होने के बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो AC का यूनिट वेक्टर जो आएगा, क्या वो ये 2√42 सभी के साथ चला जाएगा एक एक बार, तो ये माइनस का 8/2√42 आई कैप माइनस का 10/2√42 जे कैप, फिर प्लस का 2/2√42 के कैप। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा और 2 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा। तो अल्टीमेटली बचा क्या, अब हम अगर डीसी की बात करें, डीसीज जो होंगे वो कितने आ जाएंगे, तो पहले वाले का तो कितना, देखो माइनस है तो माइनस का आएगा, ऊपर 4 बचा, नीचे √42 बचा, तो 4/√42।
दूसरा ऊपर 5 बचा है माइनस का और नीचे बचा है √42, और तीसरे में प्लस का है तो ऊपर 1, ऊपर कुछ बचा ही नहीं, 2 से 2 चला गया और नीचे बचा √42। तो ये इसके डीसी हो गए। तो इस तरीके से हमने तीनों साइड्स के डीसी जो है वो निकाल लिए। तो वो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 11.2 के बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस। तो अगर इसके पहले वाला चैप्टर जो कि था वेक्टर अलजेब्रा वो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें आधे से ज्यादा वेक्टर्स का यूज करना है इस चैप्टर के अंदर, और ये पहली एक्सरसाइज में भी हमें समझ में आ गया होगा वेक्टर्स का कितना रोल है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट वेक्टर अलजेब्रा का, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।